नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है कि फल पड़ोसी के दरख्त पे न लगते तो वसीम, मेरे आंगन में भी ये पत्थर ना आए होते। तो दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आप जिस तरह से बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व ना भी हों, पर कई बार उसका दंश आपको झेलना पड़ता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वह क्यों हुई और क्या मोटे मोटे कारण हैं। बहुत डिटेल में जाने के पहले मैं नट सेल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई शब्द, अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के लिए अपशब्द कहे, कई लोगों के लिए कई चीज़ कहे, पर कोई शब्द कितना भारी हो सकता है, किसी कोर्ट का फैसला कितना भारी हो सकता है, वो हमको बांग्लादेश में समझना पड़ता है। एक शब्द है अरबी का, उसका नाम, उसको कहते हैं रजाकार। रजाकार को अगर अभी बांग्लादेश में, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया है कि वो गद्दार के लिए कहा जाता है, पर अरबी में यदि हम उस शब्द को कहते हैं स्वयं सेवक या साथ देने वाला। जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान से अलग होकर बना, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से वो अलग हो, और जब वो बना तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने वहाँ के चर्चित लोगों की हत्या की। वो रजाकार कहलाए। बाद में इसको लेकर एक पूरा संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन ने बहुत सारे लोगों को भर्ती किया। कम सैनिकों से भर्ती होकर बाद में वो बढ़ता गया और वो लगातार विरोध करता गया। जिसको बंगबंधु कहा गया, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, शेख मुजीबुर रहमान, उनके पूरे परिवार की सेना ने हत्या कर दी। ये गनीमत है कि उनकी बेटी शेख हसीना और उसकी बहन वो विदेश में थे, तो वो बच गए और बाद में वो अपने देश में लौटे और 15 साल तक वो प्रधानमंत्री रही। अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो बांग्लादेश की 300 सीटों में से 224 सीटें उन्होंने जीती। अभी जब हमारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो जब आस पड़ोस के राष्ट्रों को बुलाया गया तो वो भी आई और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी मिली, वो प्रधानमंत्री से भी मिली, कार्यक्रम में हुई। पर बांग्लादेश में ये सब चीज़ें धीरे धीरे घटित हो रही थी। और दरअसल हम बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि इसको हम अपने देश से जोड़ के क्यों देख रहे हैं। अभी हमारे देश में आरक्षण के भीतर आरक्षण, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। बांग्लादेश में ये सारा बवाल जो है आरक्षण को लेकर हुआ। दरअसल जब बांग्लादेश बना तो 1971 में जो है एक कोटा सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें 40% जो है वो आरक्षण पिछड़े जिलों के लिए था, 30% का आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के लिए था, 20% का आरक्षण सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए था और 10% का आरक्षण महिलाओं के लिए था। फिर इसमें थोड़ी तब्दीली हुई। 2009 में स्वतंत्रता संग्राम के पोते पोतियों को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा। फिर 2012 में एक नया आरक्षण का कोटा सिस्टम आया, जिसने कहा कि 44% सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, 30% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, 10% पिछड़े वर्ग के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% अल्पसंख्यकों के लिए, 1% विकलांगों के लिए। बाद में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया और ये कोटा सिस्टम 2018 से खत्म हो गया। अभी हाल ही में 2024 में हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसने इस कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। इससे सामान्य वर्ग के छात्र जो थे, जिनको कहीं हो सकता है कि पड़ोसी राष्ट्र के किसी संगठन का, जमाते इस्लामी का लोग नाम ले रहे कि उसका समर्थन हो, उन्होंने विरोध शुरू किया। उनके विरोध को जो है शेख हसीना ने कहा कि ये जो है, ये विरोध है, ये रजाकार जो हैं, ये रजाकार लोग हैं। क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों को मिलेगा, यानी कि गद्दारों को मिलेगा? ये बात अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते पोती को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को इसका लाभ मिलेगा? एक बात। दूसरा, जिस टीवी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, छात्रों ने वहां जाके आग लगा दी। उसमें आग में घी डालने का काम उनके सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने किया। उन्होंने भी इसी तरह की बात की। छात्र भड़क गए, इस शब्द से भड़क गए। एक तो आरक्षण के नाम से भड़क गए, गद्दार कहने से भड़क गए, और तीसरा जो कुछ वहां के हालात थे और जिसमें बहुत सारे लोग उसमें साथ दे रहे थे, उससे भड़क गए। अचानक से शेख हसीना
को भारत आना पड़ा। भारत की दिक्कत यह है कि भारत के जो 8 पड़ोसी राष्ट्र हैं उसमें 3 ही ऐसे हैं जिनके साथ भारत के संबंध जो हैं वो बहुत ठीक ठाक हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे साथ जो हैं, जो 8 पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, मालदीव है, बांग्लादेश है। तो इसमें चूंकि 1971 में बांग्लादेश बनाने का श्रेय हमको जाता है, तो वो हमारे साथ, और शेख हसीना प्रो इंडिया थी तो वो इंडिया के साथ एक सिंपैथी भी रखती थी। 3 पड़ोसी देश में भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। पाकिस्तान, चीन और मालदीव जो हैं उनका जो रुख है वो हमारे एंटी इंडिया है, और म्यांमार और नेपाल जो है वो न्यूट्रल हैं। अब ऐसे में हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाएं। पाकिस्तान आए दिन हमारे यहाँ कश्मीर के बहाने हमारे यहाँ आए दिन हमले करता है। चीन जो है हमारी सीमाओं पे कब्जे कर रहा है। तो हम अपने आस पड़ोस के देशों के साथ किस तरह के संबंध रखें और वहाँ की गतिविधियाँ किस तरह हमको प्रभावित करती है, ये समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उनको क्यों बुला लिया गया, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब वहाँ पर यह हो रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है अब उसमें हिंदुस्तान विरोधी लोग जो है उसको हवा दे रहे हैं, और जो वहाँ पर हिंदू रह गए उनको, कुछ हिंदुओं को के साथ मारपीट की जा रही, मंदिरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, ये अलग बात है। इसको भी कुछ लोग इस तरह से चलाते हैं। तो ये अगर हम ये देखते हैं कि नंबर 1 आरक्षण, नंबर 2 रजाकार कहना, और तीसरा जो छात्रों की भावनाओं को नहीं समझना, उस आंदोलन को ढंग से हैंडल नहीं करना, ये 3 बड़ी वजह हुई जिसकी वजह से। और पुराना इतिहास, अगर हम बांग्लादेश का पुराना इतिहास देखते तो वहाँ सेना ने 3 बार जो है राज करने की कोशिश की और तख्ता पलट होता रहा। और मज़ेदार बात यह है कि ये 2 परिवार जो हैं का भी एक प्रकार से झगड़ा है। अब शेख हसीना के बेटे कह रहे हैं कि अब माँ जो है वो अब सक्रिय चुनाव में भाग नहीं लेगी, और वो एक है। दूसरी तरफ जिया जो पुरानी प्रधानमंत्री रही हैं वो अभी जेल में, उनको रिहा कर दिया गया, उनके बेटे भी राजनीति में। तो एक कहीं ना कहीं ये सियासत उससे भी जुड़ी हुई है। तो चलिए इसका सिलसिलेवार अगर हम और बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल में जाएं तो ये समझ में आएगा कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जो बवाल शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुर्सी तो छोड़नी पड़ी, देश भी छोड़ना पड़ा। Sir, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार
मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। भारी प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई हैं। वो भारत पहुंची हैं और यहाँ पर कुछ समय के लिए वो शरण ले सकती हैं। कहा जा रहा है कि वो बाद में लंदन जा सकती है। लंदन एक ऐसा देश है जो लोगों को शरण देता है, वो वहाँ पे बहुत सारे लोग शरण लेते हैं। पाकिस्तान में तो जा ही नहीं सकती। अमेरिका ने उनका वीज़ा जो है वो निरस्त कर दिया है। शेख हसीना के बेटे और पूर्व अधिकारी सलाहकार जो है सजीव जावेद, वो कह रहे हैं कि अब वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उन्हें अपने परिवार की अपील पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। उनकी मां इस बात से निराश है कि उनकी कड़ी मेहनत और बांग्लादेश को बदलने की उनकी जो कवायद थी उसमें उसके खिलाफ अल्पसंख्यक लोग खड़े हो गए। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय में बांग्लादेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया और बहुत सारी चीज़ें की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाने वाली पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI इस जीत का जश्न मनाने के लिए लगातार वो बैठक कर रही है। और जमात इस्लामी और BNAP जो के जरिए वो ISI वो छात्रों के इस आंदोलन को उसने हवा दी और आखिर शेख हसीना को जाना पड़ा। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी भीड़ ने 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और बिजनेस को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर लूटपाट की और कोई भी ऐसा इलाका या जिला नहीं है जहां हिंदुओं को पीटा नहीं जा रहा है या उनके बिजनेस को लूटा ना गया हो। जब भी दंगे होते हैं हम देखते हैं कि जो लोग कमजोर होते हैं या जो हमारे समाज और धर्म के नहीं होते उन पे हमले होते हैं। देश बहुत सारे हो पर यह होता है। ये समझना पड़ेगा किसी भी देश के लोगों को कि अगर हम किसी देश में रहते हैं तो किस तरह से चीज़ें बदलती हैं और किस तरह से कोई आंदोलन खड़ा होता है। तो जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको अगर कोई बहुत हल्के में लेता है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि आंदोलन, चूंकि ये देश में तख्ता पलटने का इतिहास है। हम अगर अपने भारतीय गणतंत्र की बात करें तो हमारा देश इस तरह की ना तो कभी उसकी सोच है, ना हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कभी कोई मिलिट्री के लोग इस तरह की जरूरत करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा गणतंत्र देश है जहाँ पर कि डेमोक्रेसी के साथ आप लाख कहें सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है, पर हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह सरकार अगर सोचे कि वो कुछ ऐसा करेगी तो इस देश की जनता ने उसको बहुत तरीके से सबक सिखाया है। अगर हम नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो नागरिकता संशोधन कानून जिसको CAA कहते हैं, उसमें CAA में गैर मुस्लिम 6 प्रमुख धर्म के लोगों को जगह दी गई है। CAA राष्ट्रव्यापी है और ये पूरे भारत में लागू है। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध भी करते हुए उसे अपने राज्य में लागू नहीं करने की बात भी कही है, लेकिन संविधान के जानकारों का मानना है कि इसे लागू किए जाने का जो अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगा। तो अब बांग्लादेश में जिन लोगों पे इस तरह के हमले हो रहे हैं, चूंकि CAA के तहत मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। अब जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने संसद में कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं और हालात पे हमारी नजर है। बांग्लादेश में पुलिस पर भी हमले हुए हैं। शेख हसीना ने भारत में अनुमति मांगी। हम ढाका प्रशासन के संपर्क में हैं, वहाँ हालात तेजी से बदल रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो है अंतरिम सरकार बनाने के बारे में बातचीत हुई है। सीमा पे पूरी चौकसी बरती जा रही है। बांग्लादेश में अस्थिरता की कोई नई बात नहीं है। अगर हम देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि 26 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कराया। उन्हें देश के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का भी आह्वान किया। इसके बाद शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम, सैनिकों के 9 महीने चला।
और 16 दिसंबर 71 को पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और ये संघर्ष खत्म हुआ। 1972 में शेख मुजीबर वहाँ के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया, लेकिन उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1974 में देश में भीषण बाढ़ में पूरी फसल तबाह हो गई और 28,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही देश में आपात स्थिति लगा दी गई। राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत यहीं से हुई। 1975 में शेख मुजीबर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, मगर अगस्त में हुए सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। देश में सैनिक शासन लागू हो गया। 1977 में जनरल जिया उल रहमान राष्ट्रपति बने और इस्लाम को संवैधानिक मान्यता दे दी। 1979 में चुनाव हुए और सैनिक शासन जो है समाप्त हुआ। जनरल जिया उल रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल किया। हालात फिर बदले। 1981 आते आते जनरल जियाउल का तख्ता पलट की कोशिश में मारे गए और अब्दुल सत्तार जो है राष्ट्रपति बने। 1982 में और एक तख्ता पलट के बाद जनरल एहसास जो है सत्ता में आए और साथ ही संविधान और राजनीतिक दलों की वैधता समाप्त हो गई। 1983 में सभी स्कूलों में अरबी और कुरान की पढ़ाई के जनरल एरशाद के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। 86 में संसद और राष्ट्रपति के लिए चुनाव में एरशाद विजयी रहे और सैनिक शासन हटा दिया गया और संविधान को बहाल किया गया। 1987 में विपक्ष की हड़ताल के बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई। 1981 में भ्रष्टाचार के आरोप में एरशाद जेल चले गए। जनरल जिया उल रहमान की विधवा खालिदा जिया जो है प्रधानमंत्री बनी। अभी वो जेल में, आज ही उनको छोड़ने की बात हुई है। संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकार सीमित कर दिए गए। 1996 में आवामी लीग सत्ता में लौटी और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, मगर देश में हड़तालों का दौर शुरू हो गया। 1975 के मुजीब हत्याकांड के लिए जिम्मेदार 15 पूर्व सैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। 2001 में आम चुनाव हुए। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग हार गई और धार्मिक दलों के समर्थन से जाति पार्टी सत्ता में आई और बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद कभी शेख हसीना तो कभी खालिदा जिया लगातार प्रधानमंत्री बनती रही। अब दोनों के बेटे, चूंकि खालिदा जिया जो हैं उनकी तबीयत खराब हो, बीमार हैं और लंबे समय तक वो नहीं रह सकती, तो उनके बेटे और इधर इनके बेटे, तो दोनों बेटे इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की कात कहते हैं। अब जब भी यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं तो देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती रही है। 1990 में बांग्लादेश के पूर्व तानाशाह इरशाद के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। तब विपक्षी राजनीतिक दलों ने 6 दिसंबर 90 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंप दी थी। वे बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने। तो ये एक परंपरा है बांग्लादेश में, जिसमें जो है राष्ट्रपति जो है बांग्लादेश में वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ऐसे में आर्मी के जरिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन 65 साल के जो चीफ जस्टिस हैं ओबेदुल्ला हसन को सरकार का मुखिया चुन सकते हैं। उन्हें 12 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब वो सारे विपक्षी दलों को साथ लेके अंतरिम सरकार बना सकते हैं और जिसकी प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। तो ये बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, वो हालात जो है उस पर हमारा देश जो है नज़र रखा है और कई तरह से वहाँ कोशिश हुई है कि कभी रिटायर्ड नौकरशाह, जज, शिक्षाविद, सोशल वर्कर जो हैं इनको भी लेकर नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का कंसेप्ट भी है। और ऐसा 1996 और 2008 में चुनी हुई सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी तब केयर टेकर सरकारों को भी सत्ता सौंपी गई। तो विकल्प बहुत सारे हैं, पर अभी जो हालात हैं तो सबसे पहली चुनौती ये है कि बांग्लादेश में शांति कैसे बहाल की जाए, छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसको कैसे रोका जाए और देश को नॉर्मल हालात में लाके वहाँ चुनाव की प्रक्रिया चालू कैसे की जाए। ये एक अभी अहम मुद्दा है जो अब हम रोज चूंकि एक पड़ोसी राष्ट्र हैं और वहाँ जो कुछ घट रहा है उससे निश्चित रूप से हम और हमारा देश प्रभावित हो रहा है। क्योंकि अगर हम अपने 8 पड़ोसी राष्ट्रों से घिरे हैं और उसमें 3 ही हमारे मित्र राष्ट्र हैं और बाकी 2 तटस्थ हैं और बाकी 3 जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी जब मौका मिलता है, चीन और पाकिस्तान तो हरकत करते ही हैं। अब मालदीव जो है वो अब थोड़ा शांत हुआ है, पर वहाँ से भी दूसरे लोग जो है निशाना साधते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो बांग्लादेश है, जिसके लिए मैंने पहले शेर कहा कि फल पड़ोसी के दरख्त पे न लगते तो वसीम, मेरे आंगन में भी ये पत्थर ना आए होते। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे आंगन में पत्थर आ रहे हैं, ये पत्थर अगर हमने ध्यान से नहीं देखा तो कहीं ऐसा ना हो सकता है कि हम भी
किसी बड़ी मुसीबत में फंसें। पर चूंकि हमारे देश में जो भी दल हैं वो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, कोई भी सैन्य शासन के बारे में ना तो सोचता है, ना इस तरह का कोई माहौल हमारे देश में। पर निश्चित रूप से पड़ोस में होने वाली तमाम तरह की गतिविधियों से हम प्रभावित होते हैं, हमारा व्यापार प्रभावित होता है। बांग्लादेश में हमारी बहुत सारी चीज़ें, इंडियन चीज़ों का वहाँ बाइकाट का भी नारा दिया गया है और ये भी एक प्रकार से इसकी भी अभी शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बांग्लादेश में बदल रहे हैं और बांग्लादेश पे हमारे लोग नज़र रखे हुए हैं। और ये नज़र जो है कहीं ना कहीं हर चीज़ में, चूँकि हम भी आरक्षण से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ भी छात्र आंदोलन हो सकते हैं, हमारे यहाँ भी कोर्ट कई तरह के निर्णय देती रहती है जिसका असर होता है। पर तमाम आंदोलन के बावजूद भारत की अखंडता और एकता सुरक्षित है। हम अपने देश की एकता, अखंडता और अपने देश के भाईचारे पे भरोसा करते हैं। हमारे पड़ोसी देश में यदि कुछ अल्पसंख्यक लोग इस तरह से एक सरकार की चुनी हुई 15 साल की प्रधानमंत्री जो 300 सीटों में 224 सीट जीतती है उसको रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो ये बहुत चिंतनीय है। और निश्चित रूप से भारत की नज़र 24 घंटे, इसीलिए हमारे संसद में भी बात हो रही है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कहीं हमारे पड़ोस में होने वाली घटनाओं का लाभ जो है बाकी दुश्मन देश ना उठा लें। तो हम सतर्क हैं और हम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। नमस्कार।